सभी का आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मोदी सरकार 2.0 का पहला कैबिनेट का विस्तार शाम 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जो इस वक्त जानकारी है उसके मुताबिक सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कैबिनेट में उन्हें भी जगह दी जा सकती है, इस बात की जानकारी है। लेकिन शाम 6 बजे का इंतजार करना होगा। अब तक कई मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कई जो बड़े और युवा चेहरे हैं उन्हें कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए भी ये जानकारी है कि उन्हें बड़ी जगह दी जा सकती है। शाम 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 2024 की तैयारी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। 43 आज ऐसे नेता जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जगह मिल सकती है कैबिनेट में। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वीरेंद्र खटीक को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनके पास भी फोन आ चुका है। लेकिन ऐसे में अब शाम 6 बजे का सबको इंतजार है, कौन से वो चेहरे, कौन से वो नाम जिसको मोदी टीम में मिली है जगह। और इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपना इस्तीफा दे दिया है। राव साहब दानवे पाटिल का भी इस्तीफा हो चुका है। सदानंद गौड़ा का इस्तीफा हो चुका है। संजय धोत्रे का इस्तीफा हो चुका है। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको दे रहे हैं, लेकिन ये खबर पुख्ता पक्की खबर है कि कई बड़े नेता जो इस वक्त लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, देखिए उसमें सदानंद गौड़ा का नाम है, संजय धोत्रे का नाम है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का इस्तीफा हो चुका है। संतोष गंगवार का इस्तीफा हो चुका है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी। अब राव साहब दानवे पाटिल का भी इस्तीफा हो चुका है। अब जबलपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे सांसद राकेश सिंह। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ना बनाए जाने से नाराज होने की चर्चा हो रही है। दरअसल चर्चाओं का बाजार इस बात से गर्म था कि राकेश सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि आज जब जबलपुर सीएम शिवराज पहुंचे तो राकेश सिंह नहीं पहुंचे। माना जा रहा है कि फोन कॉल ना आने की वजह से वो बेहद नाराज हैं। केंद्रीय मंत्री बनने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन ऐसे में जब अब तक कोई अपडेट नहीं है, वो दिल्ली नहीं पहुंचे, तो माना जा रहा है कि इस बात की नाराजगी उनमें होगी जिस वजह से आज वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। केंद्रीय मंत्री बनाने की चर्चाएं चल रही थी। सीएम के कार्यक्रम में राकेश सिंह को शामिल होना था। जानकारी इस बात की है कि उन्हें शामिल होना था। आमंत्रण पत्र में नाम होने के बावजूद वो नहीं पहुंचे। जबलपुर से लगातार चौथी बार सांसद है राकेश सिंह। इस बार उन्हें भी उम्मीद थी कि यंगिस्तान में मोदी टीम में उन्हें जगह मिल सकती है, लेकिन दिल्ली में राकेश सिंह नहीं है। क्या उन्हें कॉल नहीं आई, इस बात की भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का भी है कि आखिर राकेश सिंह कहां हैं। जबलपुर से लगातार चौथी बार वो सांसद, लेकिन फोन कॉल ना आने की वजह से वो सीएम शिवराज के प्रोग्राम में नहीं पहुंचे। और मोदी कैबिनेट में किन किन नेताओं को जगह मिल सकती है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है आज। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मोदी टीम में जगह मिल सकती है। नारायण राणे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें जगह दी जा सकती है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को भी जगह मिल सकती है, इस बात की भी जानकारी है। विनय सहस्त्रबुद्धे जो कि बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं, मोदी के नए मंत्री हो सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं भूपेंद्र यादव, मोदी की यंगिस्तान टीम में वो भी शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भी जगह मिल सकती है। संजय जायसवाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्हें जगह मिल सकती है इस मोदी कैबिनेट में। एलजेपी से सांसद हैं पशुपति पारस। माना जा रहा है
कि उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अपना दल की अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, मोदी की यंग टीम में वो भी शामिल हो सकती हैं। संत कबीर नगर से सांसद हैं प्रवीण निषाद, जिनको मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वरुण गांधी का भी नाम इसमें शामिल है। और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, मोदी के नए मंत्री हो सकते हैं। आज शाम 6 बजे उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, इस बात के संकेत हैं। मीनाक्षी लेखी जो कि एक बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से, उन्हें जगह दी जा सकती है। लद्दाख से बीजेपी सांसद हैं जमयांग, उन्हें भी जगह मिल सकती है। रणजीत सिंह नाइक माढ़ा से सांसद हैं, मोदी की टीम में शामिल हो सकते हैं। संदीप भमरकर इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। संदीप, लगातार देखिए चर्चाओं का बाजार गर्म था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को फोन कॉल आने के बाद दिल्ली वो पहुंचे, लेकिन राकेश सिंह आज जबलपुर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। क्या तस्वीर आप समझ पा रहे हैं? कोई ऐसा इस वक्त पुख्ता जानकारी हो, खबर हो, क्यों राकेश सिंह के पास कॉल नहीं आई है क्या? देखिए, लगता तो कुछ ऐसा ही है, या दूसरी कुछ और तस्वीर हो सकती है। कुछ संकेत राकेश सिंह को मिले हों जिसकी वजह से वो अभी नदारद है, न जाने कहाँ है, अंडरग्राउंड है या कहीं बातचीत कर रहे हैं, कुछ अभी अता पता नहीं लग पा रहा है। मुख्यमंत्री इस वक्त में जबलपुर में है, एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, कार्यक्रम शुरू हो चुका है और तय कार्यक्रम के मुताबिक यहाँ पर राकेश सिंह को मौजूद होना था। अब आप राकेश सिंह के पोर्टफोलियो को समझिए। राकेश सिंह उस वक्त में मध्य प्रदेश आए थे जब यहाँ पर इलेक्शन होने वाले थे, और विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का इलेक्शन उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष थे और पार्टी में अहम भूमिका निभा रहे थे। कद्दावर नेता हैं पार्टी के, और साथ ही साथ में लोकसभा में सचेतक, मुख्य सचेतक की भूमिका भी निभा रहे थे, जो काफ़ी अहम पद होता है। और राकेश सिंह के मामले में यही समझा जाता है कि ये केंद्रीय नेतृत्व के बेहद करीबी हैं, रणनीतिकारों में शामिल हैं, और इसीलिए उनको मध्य प्रदेश भेजा गया था ताकि कोई गड़बड़ी ना हो पाए। ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया था, तब जब पार्टी के वो अध्यक्ष थे, तब उनकी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका उस वक्त में निभाई थी। इसके बाद में ये लगातार ये देखा गया कि राकेश सिंह को कोई ना कोई, ऐसे अनुमान लगाए गए कि राकेश सिंह को कोई ना कोई भूमिका ज़रूर मिलेगी। और अब वो वक्त आया है जब मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, तब राकेश सिंह की चर्चा होना स्वाभाविक है। इसी तरह की चर्चाएं कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी निकली थी, और ये समझा जा रहा था कि जब पूर्वोत्तर राज्यों में प्रहलाद पटेल ने काम किया तो उनको और रिजल्ट अच्छे आए, तो प्रहलाद पटेल को बतौर उपहार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई, और इस वक्त में वो पर्यटन, बिल्कुल। लेकिन संदीप, सबसे जो बड़ी और मुश्किल बात है कि नरेंद्र मोदी को गेस करना बहुत ही मुश्किल है। मैं लौटती हूं आपके पास, इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। मोदी कैबिनेट विस्तार को लेकर एमपी में सियासी हलचल तेज हो चुकी है, और सिंधिया को दिल्ली से बुलावा आने पर समर्थकों में काफी उत्साह है। टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र कुमार को भी दिल्ली में रहने का आदेश है। बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। राकेश सिंह जबलपुर में हैं, सीएम के कार्यक्रम में वो नहीं पहुंचे। इस बीच इस बात की भी जानकारी है कि वो नाराज हैं, इस वजह से सीएम के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। आमंत्रण पत्र पर नाम था, कार्यक्रम में पहुंचना था। जबलपुर से सांसद हैं, जिम्मेदारी थी कि आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचे। माना जा रहा है कि कॉल न आने की वजह से बेहद नाराज हैं। संदीप भमरकर का मैं रुख करूंगी। संदीप, वीरेंद्र खटीक को भी न्योता मिल चुका है, इस बात की जानकारी है, क्या कहते हैं आपके सूत्र? तो कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में मौजूद है। माना जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन इस बीच इस वक्त इस तरीके की कोई अपडेट नहीं है। जो ताजा अपडेट है इस वक्त आपको बता रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में मौजूद हैं। राकेश सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती थी, इस बात की उम्मीद उन्हें खुद भी थी, लेकिन अब जानकारी है, अब जो ताजा अपडेट है कि जबलपुर में ही राकेश सिंह है। माना जा रहा है कि उन्हें कोई कॉल अब तक दिल्ली से नहीं है।
ऋषिकेश कुमार दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, सबसे पहले ताजा अपडेट बताइए, क्या इस वक्त हलचल दिल्ली में? देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर जिन्हें बतौर कैबिनेट मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेनी है, वो प्रधानमंत्री आवास से उनके साथ चाय पीकर अपने अपने घरों में वापस लौट गए हैं और शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में। जो भी मंत्रिमंडल से लोग निकले हैं जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है, उन्हें साफ तौर पर इस बात का निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी जानकारी न मीडिया को, न अपने समर्थकों को, न ही अपने परिवारों को देना है। लिहाजा जो भी नेता प्रधानमंत्री आवास से मिलकर निकले हैं, जिसमें न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, अनुप्रिया पटेल हों, या उत्तर प्रदेश हो या बिहार से लाइज के लोग हों, उन सभी लोगों ने कोई भी बात नहीं की है सार्वजनिक तौर पर। और अब से थोड़ी देर के बाद तकरीबन 4:30 बजे का वक्त होगा जब सब अपने अपने घरों से निकलेंगे और राष्ट्रपति भवन के लिए कूच करेंगे। जी, कोविड का ऋषिकेश, अब मध्य प्रदेश को लेकर मैं सवाल करूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बड़ी हलचल इस वक्त तेज है। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया तो दिल्ली में मौजूद है, माना जा रहा है बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन राकेश सिंह के नाम को लेकर चर्चाएं हो रही थी। आज जब जबलपुर शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंचे, निमंत्रण पत्र पर नाम होने के बावजूद वहां पर राकेश सिंह नहीं पहुंचे, उन्हें क्या कॉल नहीं आई है? कोई आपके सूत्र इस तरीके की राकेश सिंह को लेकर कोई जानकारी दे रहे हो? दूसरी बात, वीरेंद्र खटीक को लेकर भी जानकारी आ रही है कि दिल्ली में रहने का आदेश मिला है उनको। देखिए, मध्य प्रदेश को लेकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के बिल्कुल तस्वीरें साफ हैं कि तकरीबन 1.25 साल इंतजार करने के बाद उन्हें अपने मुकाम तक वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। बाकी जो कयासों को लेकर के थे, चाहे वो जबलपुर के सांसद हों या फिर अन्य नेता खटीक हों या फिर कैलाश विजयवर्गीय को लेकर के, जो जिस तरीके से बंगाल में, पश्चिम बंगाल के ऊपर भारी रहे और जिस तरीके से उन्हें राजनीतिक प्रसाद मिलने की उम्मीद थी, केंद्रीय कैबिनेट में उन्हें जगह मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। करिश्मा जो मध्य प्रदेश के नेताओं को लग रहा था, वो साफ पूरा होता नहीं दिख रहा है। इसलिए सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके समर्थकों को छोड़कर ऐसा कोई चेहरा या ऐसी कोई राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर के उम्मीद या खुशहाली का माहौल नहीं दिख रहा, खुशफहमी का, जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि मध्य प्रदेश की राजनीति में, बीजेपी की खास करके राजनीति में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हालांकि जब कांग्रेस में थे तो कई बार मंत्री रहे, मजबूत दिग्गज नेता माने जाते थे, लेकिन सरकार परिवर्तन के बाद ये कई तरह के बार बार आरोप भी लग रहे थे कि कांग्रेस से निकलने के बाद बीजेपी ने मसलन सिर्फ उनका इस्तेमाल किया, लेकिन कभी भी किसी भी सार्वजनिक मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसी तरीके का कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया। चलिए ऋषिकेश, मैं लौटती हूँ आपके पास, मैं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। रायपुर का रुख करूंगी, इस वक्त मेरे सहयोगी आशीष तिवारी भी मौजूद हैं। आशीष, छत्तीसगढ़ को लेकर इस वक्त क्या सुगबुगाहट है? क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ से कई नामों पर चर्चा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का रास्ता साफ होता दिख रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी के सांसदों को मायूसी हाथ लगी है। कल से जब से चर्चाएं थी कि मंत्रिमंडल फेरविस्तार को लेकर लोगों के पास पीएमओ से फोन जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो राज्य के कुछ बीजेपी सांसदों के भीतर भी ये चर्चा थी कि उनके नामों पर विचार किया जाएगा। और जिस तरीके से बीजेपी के भीतर खाने के सूत्र बताते हैं कि जिन नामों पर चर्चा चल रही थी, उन नामों में सरोज पांडे के नाम आगे चल रहे थे। इसके अलावा अरुण साव बिलासपुर के सांसद हैं, विजय बघेल हैं, और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है। इन नामों पर रायशुमारी तो की गई है, इस बात की पुख्ता जानकारी बीजेपी संगठन के नेता देते हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि 3 दिन पहले जब 45 नामों की पहली सूची तैयार की गई थी, हालांकि तब तक तय नहीं था कि किन्हें मंत्रिमंडल में लेना है, किन्हें नहीं लेना है, तब उस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नाम का जिक्र किए जाने की भी तस्दीक बीजेपी के नेता करते हैं। हालांकि अब तक किसी भी बीजेपी नेताओं के पास, बीजेपी के सांसदों के पास दिल्ली से, पीएमओ से किसी तरीके का फोन नहीं आया है, जो इस बात को बताता है कि अब लगभग संभावनाएं खत्म हो गई हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार जिस तरीके से किया जा रहा है मोदी मंत्रिमंडल का,
इसमें राज्य का अब प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा। छत्तीसगढ़ से किसी भी बीजेपी सांसद को इस मंत्रिमंडल विस्तार में नहीं लिया गया है। जी आशीष, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खूबी है और ये खबर भी है कि खुद पीएम बैठे, उन्होंने कामों की समीक्षा की है और उसके बाद जिम्मेदारी वो सौंप रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा क्या, इसलिए ये तोहफा नहीं मिल रहा? देखिए, पॉलिटिकली यहां पर जवाब देना ज्यादा बेहतर होगा। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व का, बीजेपी के आलाकमान की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, कभी भी छत्तीसगढ़ प्रायोरिटी लिस्ट में उस तरीके से नहीं रहा। 11 लोकसभा की सीटें जरूर यहां पर हैं जी, और 2004 से, यानी ये कहा जाए कि राज्य गठन के बाद से अब तक जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली हैं। 2004 में, 2009 में और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 11 में से 10-10 सीट जीतती रही है और पिछले चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बावजूद उसके राज्य की प्राथमिकता केंद्रीय नेतृत्व के पास नहीं है। राज्य को लेकर जिस तरीके से पॉलिटिकल एक समीकरण बिठाने की कोशिश की जाती है, उसमें छत्तीसगढ़ हमेशा से पीछे की श्रेणी के राज्यों में शुमार किया जाता है। फिलहाल जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा रहा है और जिस तरीके के चेहरों को देखा जा रहा है, उन चेहरों को लिए जाने के पीछे के अपने समीकरण हैं। या तो उन राज्यों में चुनाव है, या तो उन राज्यों में गठबंधन में बीजेपी एनडीए की सरकारें चल रही हैं, या दीगर समीकरण है। इन तमाम समीकरण और इन तमाम पैरामीटर्स पर छत्तीसगढ़ बीजेपी के सांसद पीछे हो जा रहे हैं और शायद यही एक बड़ी वजह है कि राज्य को एक बार फिर छला गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में। और इस बात को लेकर राज्य के सांसदों में एक तरीके की नाराजगी भी है, जो सतह पर फिलहाल तो नहीं है, लेकिन भीतर खाने से नाराजगी जी की बातें। आशीष, मैं लौटती हूँ आपके पास, न्यूज रूम का रुख करूंगी। इस वक्त हमारे न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिलाष जी, लगातार मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले हम देख रहे हैं कि कई बड़े नेताओं के इस्तीफे भी हो चुके हैं, लेकिन राकेश सिंह की नाराजगी की बातें भी सामने आ रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर तो साफ होती दिख रही है, लेकिन राकेश सिंह के साथ क्या छलाव हो गया क्या? और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, आरके सिंह का भी हो सकता है पर प्रमोशन। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी का प्रमोशन होगा। कई बड़े नेताओं के प्रमोशन की बातें सामने आ रही थी, इस बीच अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही हैं। अनुराग ठाकुर का प्रमोशन किया जाएगा, आरके सिंह का भी प्रमोशन हो सकता है, इस बात की जानकारी है। हालांकि जो साफ तस्वीर है वो शाम 6 बजे तक सामने आएगी, लेकिन इस वक्त आपको जो भी ताजा अपडेट आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अनुराग ठाकुर का प्रमोशन हो सकता है, आरके सिंह का प्रमोशन हो सकता है और हरदीप सिंह पुरी का भी प्रमोशन हो सकता है। ये तमाम वो नाम हैं जिन्हें प्रमोट किया जा सकता है। कई मंत्रियों के पत्ते कट चुके हैं, उसकी जानकारी भी हमने दी। अब तक 6 से 7 ऐसे मंत्री हैं जिनका इस्तीफा हो चुका है, जिसमें बाबुल सुप्रियो हैं, जिसमें संतोष गंगवार हैं। इसके साथ ही और भी कई बड़े चेहरे जो कि काफी समय से विश्वासी थे पार्टी में, लेकिन अब उनका इस्तीफा हो चुका है। रमेश पोखरियाल निशंक का भी इस्तीफा हो चुका है, लेकिन इस बीच किनको प्रमोट किया जा सकता है उसकी जानकारी दे रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त, अनुराग ठाकुर का प्रमोशन होगा, आरके सिंह का भी प्रमोशन हो सकता है, इस बात की जानकारी है। ऋषिकेश दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, कईयों का पता कटा तो कईयों को प्रमोशन भी मिलेगा, जिसमें अनुराग ठाकुर का नाम तो है ही, आरके सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। जी देखिए, जिस तरीके से आप देखिए पूरी लिस्ट देखें, जिन जिन मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया है उनका एज बड़ा फैक्टर रहा और दूसरा परफॉर्मेंस बड़ा फैक्टर रहा है। उम्र और जो परफॉर्मेंस रहा है, जिसको लेकर के मोदी सरकार ने एक फॉर्मेट तैयार किया है। अगर अनुराग ठाकुर का प्रमोशन हो रहा है, अगर हरदीप सिंह पुरी का प्रमोशन हो रहा है, आरके सिंह जो बिजली के स्वतंत्र प्रभार को देख रहे थे और मोदी का जो महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री की जो योजना थी घर घर तक बिजली पहुंचाना, उसमें वो काफ़ी कारगर और काफ़ी शानदार प्रदर्शन उनके मंत्रालय ने किया है। अनुराग ठाकुर युवा माने जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में चेहरे
चेहरा वो माने जा रहे हैं। उनका एक मजबूत राजनीतिक वजूद रहा है। अगर उनको प्रमोशन मिल रहा है तो निश्चित तौर पर आप माने कि जो बिल्कुल बदली हुई फिजा, बदली हुई कलेबर के साथ मोदी कैबिनेट का जो नया प्रारूप होगा, उसके इस बात के संकेत हैं। इसलिए चाहे वो रमेश पोखरियाल निशंक का देखिए स्वास्थ्य कारणों को लेकर के वो बहुत अच्छा बिल्कुल, जिस यंगिस्तान की हम बात कर रहे हैं और इस फैक्टर को लेकर लगातार हम ऋषिकेश बात कर रहे हैं, देखिए उसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी जानकारी है अपने दर्शकों को दे दे, जेडीयू कोटे से मंत्री बनेंगे पशुपति पारस। बड़ी जानकारी, ताजा अपडेट दे रहे हैं आपको। पशुपति पारस कैबिनेट मंत्री बनेंगे, तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन जेडीयू की कोटे से बनेंगे। आरसीपी सिंह भी बनेंगे कैबिनेट मंत्री। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पशुपति पारस को लेकर चिराग पासवान चुनौती दे रहे थे प्रधानमंत्री को, लेकिन अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है। पशुपति पारस कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, लेकिन जेडीयू के कोटे से होंगे। आरसीपी सिंह भी कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। अभिलाष मिश्रा न्यूज रूम से मेरे न्यूज एडिटर इस वक्त मौजूद हैं। अभिलाष जी, देखिए ये बड़ा दाव कह सकते हैं, और वही बात एक बार फिर से कि गैस करना बड़ी मुश्किल है मोदी को गैस करना मुश्किल है, लेकिन सियासत को भी गैस करना मुश्किल होता है। देखिए जया, बहुत जरूरी है समझना कि ये वही पीएम मोदी हैं जिन्होंने कहा था कि हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस रखेंगे। अब सियासत जब पलटा खाती है तो फिर सारी जो नीतियां होती हैं, सारी जो सोच होती है, वो कैसे वक्त के साथ बदलती है। आप देखिए, अब मोदी, पीएम मोदी जो हैं वो एक मेगा हैवी वेट मंत्रिमंडल के साथ आपको केंद्र में नजर आएंगे। उसकी वजह भी है, उसकी वजह है कि कोरोना काल में जो डैमेज पीएम मोदी और उनकी सरकार की छवि को हुआ है, उससे पार पाना है, और इसके साथ जो आने वाले चुनाव है उन्हें भी सेटल करना है। सबसे बड़ी बात है जातिगत, जो भले ही मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में हम देखें कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कास्ट जो इक्वेशन है उसको सेटल करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए अब पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा मूव किया है, और ये मूव जो है ये वाकई में पूरी तरह से पीएम मोदी की जो सोच है, उनके काम करने का जो तरीका है, उससे बिल्कुल विपरीत है ये माना जा रहा है। क्योंकि पीएम मोदी कम लोगों के साथ बहुत सेलेक्टिव थे। वो आपने देखा होगा उनके पहले कार्यकाल के दौरान, और जब भी वो अगर गुजरात में भी थे अपने कार्यकाल के दौरान, तो बहुत सेलेक्टिव, बहुत कम उनकी छोटी टीम होती थी, लेकिन बहुत एफिशिएंट होती थी। तो क्या ये माना जाए कि पीएम मोदी को अब लग रहा है कि अब चुनौतियां बड़ी हैं और इसलिए हमें बहुत बड़े मंत्रिमंडल के साथ जाना होगा। उसमें उन्हें बिहार को भी सेटल करना है, यूपी के इलेक्शंस को देखना है, आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को देखना है। जया, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर यह हो जाता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को क्या मिलेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10 करोड़ लोग इसी पर निगाह बनाए हुए हैं। जी अभिलाष जी, देखिए बंगाल में हार का सामना करने के बाद और कई बाईपोल्स हारने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी इस वक्त 2024 के लिए खुद को यंगिस्तान के साथ तैयार कर रही है। लेकिन मैं जिक्र करूंगी मध्य प्रदेश के लिहाज से, छत्तीसगढ़ के साथ छलावा हुआ है, जैसा कि आशीष तिवारी बता रहे थे जब उनसे बातचीत हो रही थी। मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा कद दिया जाएगा, बड़ा पद दिया जा रहा है। राकेश सिंह के साथ क्या छलावा हो गया? क्या राकेश सिंह के साथ क्या हुआ है? देखिए मैं बताऊं, राकेश सिंह वो नेता है मध्य प्रदेश के, जया, जो पहली बार नहीं है। जब भी मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट होगी, मध्य प्रदेश से एक नाम सबसे पहले और सबसे आगे होता है, और वो है राकेश सिंह, जबलपुर सांसद का। लेकिन हर बार वो बिल्कुल सत्ता के नजदीक पहुंचते पहुंचते कुर्सी के पास और रह जाते हैं। आज क्या हुआ है? वही हुआ है जो लोग मध्य प्रदेश की सियासत को फॉलो कर रहे हैं पिछले 15-20 सालों से, मैं जैसे 2 दशक से मैं कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि राकेश सिंह को खुद को इस बात को लेकर क्या भरोसा नहीं है कि अगर उनको फोन भी आ जाएगा तो उनको कुर्सी मिलेगी या नहीं, क्योंकि उनके साथ हर बार यह होता है। आज तो यह तक कहा जा रहा है कि जबलपुर के कार्यक्रम में उन्हें पहुंचना था जहां सीएम आए हुए हैं, लेकिन वहां पर जबलपुर सांसद ही नहीं है, वो दिल्ली में नहीं है, वो जबलपुर में है। तो सीएम के कार्यक्रम में क्यों नहीं है ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन राकेश सिंह के साथ ये हो क्यों रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। ये उनके लिए भी आत्मचिंतन की जरूरत वाली खबर है कि बार बार उनके साथ इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। जी अभिलाष जी, वीरेंद्र खटीक को लेकर आपका आकलन क्या है? माना जा रहा है कि दिल्ली से बुलावा आ चुका है उनको। देखिए वीरेंद्र खटीक, ये नाम चौंका रहा है, ये सभी को चौंका रहा है। सागर से वो सांसद हैं और बहुत कम बोलते हैं, इतना कम बोलते हैं कि हम जैसे मीडिया पर्संस को इलेक्शन के टाइम भी जब उनके इंटरव्यू कराने होते हैं, उनसे बात करनी होती है, तो वो बहुत सोच समझकर तोल मोल के बोलने वाले नेताओं में हैं। बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, शेड्यूल कास्ट को वो बिलोंग करते हैं और उनका एक प्रतिनिधित्व करते हैं। सागर का जो पूरा एरिया है वहाँ पर उन्होंने
चुनाव लड़ा, चुनाव जीते वो, लेकिन अचानक से उनका नाम आ जाना और राकेश सिंह का नाम चले जाना, कई देखिए दिग्गज सांसद हैं, कास्ट की इक्वेशन से भी देखा जाए, लेकिन आपको यहां पर एक मजबूरी समझनी होगी। और ये जो इक्वेशन अचानक से वीरेंद्र खटीक का नाम कैसे सामने आता है, इसके पीछे बहुत छोटा सा लॉजिक है, लेकिन जो लोगों की नजर में नहीं आया। थावर चंद गहलोत शेड्यूल कास्ट को यहां पर बिलोंग करते थे, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जिम्मा उनके पास था, उन्हें वहां से मूव किया गया। कल हमने अपनी शाम को रात को जो डिबेट थी वो इसी पर की थी और कांग्रेस से खुल करके हमलावर थी बीजेपी पर कि आपने एक दलित मंत्री को हटा दिया। मध्य प्रदेश में आदिवासी और दलितों की हालत खराब है, नेमावर का मामला चल ही रहा है आदिवासियों पर लेकर के, कमलनाथ वहां पर जा चुके हैं उसे भुनाने के लिए, दिग्विजय सिंह जा रहे हैं वहां पर। और आपको याद होगा बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक अब से कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश भोपाल में होती है, तो जब जो अनजान आदमी भी है जो सियासत को नहीं समझता, वो अगर उसके मंडप को, उसके पंडाल को देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये पूरी तरह से आदिवासियों को लुभाने के लिए बीजेपी यहां पर इकट्ठा हुई है। और बाद में वो 3 बिंदु निकले भी कि SC ST को हमें पुरजोर तरीके से वापस अपने प्रभाव में लाना है, बीजेपी का वोट बैंक वापस हासिल करना है, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो गए तो सत्ता कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो गई थी। अब ऐसे में ये रिस्क नहीं ले सकती है बीजेपी कि एक दलित मंत्री को हटा करके उसकी जगह पर किसी दूसरे समाज के वर्ग के व्यक्ति को बिठा दिया जाए। इसीलिए यहां पर SC वर्ग से ही ताल्लुक रखने वाले वीरेंद्र खटीक का नाम अचानक से सामने आया है। ये चौंकाता जरूर है, लेकिन कास्ट इक्वेशन में बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल। संदीप भाभरकर जी का मैं रुख करूंगी। संदीप जी, लेकिन क्या दिक्कतें नहीं हो सकती क्या आगे आने वाले समय में, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए तस्वीरें साफ हो जाती हैं जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं, और जो बीजेपी के अपने विश्वसनीय नेता हैं उन्हें जगह नहीं मिलती है, तो क्या बड़े लेवल पर दिक्कत नहीं होगी आगे? देखिए, बहुत सोच समझकर फैसला लेना है मोदी को, क्योंकि मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहां पर सिंधिया के मिलने के बाद में बीजेपी को दोबारा सरकार बन पाई है, इसीलिए उनको तो वजन देना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद में जब थावरचंद गहलोत का, जैसा कि अभिलाष जिक्र कर रहे हैं, कि एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि थावरचंद गहलोत को क्या इतनी आसानी से हटाया जा सकता है। यदि हटाएंगे तो उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। और जैसा कि कल से ही सारे सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं कि अगर सिंधिया को इन करना है तो क्या थावरचंद गहलोत जैसे पार्टी के बड़े SC चेहरे को अलग करना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा, और ये चर्चाएं आएगी तो उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। तो वीरेंद्र खटीक एक वो उदाहरण हो सकते हैं। टीकमगढ़ से सांसद है, इससे पहले भी केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनका नाम स्वाभाविक तौर पर आना है। देखिए, मध्य प्रदेश वो स्टेट है, और क्योंकि यहाँ पर हमेशा से ही बीजेपी, केंद्र की बीजेपी सरकार में वजन रहा है मध्य प्रदेश का, चाहे वो सुषमा स्वराज हो जो लोकसभा की स्पीकर रही हो, चाहे वो थावरचंद गहलोत हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, धर्मेंद्र प्रधान बाद में आए हैं, इससे पहले कई और भी मंत्री हैं। अनिल दवे जब यहाँ से सांसद बनकर गए थे तब उनको पहले ही मोदी कैबिनेट में उनको जगह दी गई थी। तो बहुत, सुषमा स्वराज यहीं से सांसद रही थी, उनको भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली थी। तो बहुत सारे नाम हैं। तो मध्य प्रदेश जो है वो बीजेपी की उपजाऊ भूमि कहा जाता है, प्रयोगशाला कहा जाता है, यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, और यहाँ पर जो भी नेता आता है बड़ा नेता आता है। इसीलिए संदीप जी बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, सीधे उसी का रुख करूंगी मैं। बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को दे दे, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बड़ी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया है। ताजा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हो चुका। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। एक के बाद एक मंत्रियों का इस्तीफा हो रहा है। इस कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री का भी इस्तीफा हो गया। जाहिर तौर पर जब 43 लोगों को जिम्मेदारी मिलनी है तो बड़े लेवल पर इस्तीफा भी देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हो गया है। न्यूज रूम का रुख करूंगी। अभिलाष जी लगातार बने हुए हैं। अभिलाष जी, जाहिर तौर पर जब 43 लोगों को जिम्मेदारी देनी है तो कई लोगों का पत्ता कटेगा। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो गया। बिल्कुल, देखिए कड़े और बड़े फैसले ले रहे हैं पीएम मोदी, और ये वाकई में चौंकाने वाली बात है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा है, लेकिन बहुत स्वाभाविक भी। अगर आप देखिए कोरोना काल का पूरा, हम कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती अगर मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 1.5 कार्यकाल, 2 कार्यकाल जो भी कह लीजिए आप उसमें हैं, तो वो सीधी सीधे कोरोना थी। और अगर उसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और तमाम जगह अगर छवि धूमिल हुई है तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार को जो डैमेज होना है हो गया, लेकिन अब सरकार ने सोच लिया है, पीएम मोदी ने सोच लिया है कि पूरे घर के बदल डालूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी बदल डालूंगा। देखिए, नए चेहरों के साथ जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है जो है वो ये होता है कि कोई पूर्वाग्रह उनके साथ नहीं होता।
आदमी जब कोई काम करता है अगर वो डिलीवर नहीं भी कर पाता है तो 1-2 साल कहा जाता है कि अभी उन्हें समझेंगे, मंत्रालय समझेंगे, काम शुरू करेंगे, चीज़ों में कसावट लाएंगे, तो वो 1-2 साल का वक्त होता है, तब तक इलेक्शंस आ जाएंगे। तो ये एक बहुत सोचा समझा रणनीतिक कदम है और डॉक्टर हर्षवर्धन को अगर यहाँ से हटाया गया है तो मुझे लगता नहीं उनके जैसे कद के और उनके जैसे गुडविल वाले नेता को बहुत दिनों तक दूर रखा जाएगा। उन्हें कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी संगठन में मुझे लगता है कि सरकार अभिलाष जी देखिए, एक्सपेरिमेंट तो हम देख रहे हैं लेकिन एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज होती है, वो फिर कैसे मोदी कैबिनेट में आने वाला है? बहुत बहुत बढ़िया आपने जो है सवाल किया है कि एक्सपेरिमेंट ठीक है लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूरी है। लेकिन देखिए पीएम मोदी अब यहाँ पर वापस गुजरात स्टाइल की जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर आ रहे हैं। गुजरात में क्या होता था, गुजरात में पीएम मोदी होते थे, उसके बाद 2-3 उनके खास कोर मेंबर्स होते थे और उसके बाद जो पूरा पॉलिटिकल सिनारियो है या पूरी योजनाएं, पूरे विभाग हैं, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर हैंडल किया जाता था। आप यकीन मानिए इस मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद एक बड़ी सर्जरी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर होगी। केंद्र के कई बड़े अधिकारी इधर उधर होंगे और वहां पर मोदी अपने डिलीवर करने वाले लोगों को वहां पर बिठाने जा रहे हैं। और उसके बाद ये जो यंग टीम है और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम होगी वहां पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जया, यहां एक्सपेरिमेंट, वहां एक्सपीरियंस, और ये जो कॉकटेल है ये 2024 के लिए, 23 के लिए, यूपी के लिए ये सत्ता का कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ये कोशिश कर रही है बीजेपी। जी, आशीष भी लगातार रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, लगातार हमने देखा, चाहे हम बंगाल चुनाव को ले लें या मध्य प्रदेश के बाईपोल को ले लें या फिर कोविड के वक्त में देश में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, बीजेपी को ये बात समझ आ गई कि धीरे धीरे लोकप्रियता कम हो रही है और अगर इसको फिर से बूस्ट देना है तो फिर बदलाव करना जरूरी है और वो तस्वीर हम देख पा रहे हैं इस वक्त। देखिए बीजेपी है और बीजेपी में आज की बात पर बीजेपी काम नहीं करती है और बीजेपी एक दशक की रणनीति पर काम करती है और उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है। बंगाल का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर बंगाल में बीजेपी ने जिस तरीके से सीटों को गेन किया, बीजेपी कहीं ये मानकर नहीं चल रही है कि वहां पर सत्ता में बीजेपी आ गई तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। बंगाल में बीजेपी ने 3 से 70 सीटों का फासला तय किया है, तो एक बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत किया है। मेन ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर बीजेपी बंगाल में काम कर रही है। लेकिन फिलहाल मोदी मंत्रिमंडल में जिस तरीके से फेरबदल किया जा रहा है, बीजेपी के उन नेताओं को तरजीह दी जा रही है जो पॉलिटिकली बीजेपी को आने वाले अलग अलग राज्यों के चुनाव में बेनिफिट दे सकते हैं। एक दूसरा, गठबंधन की जो सरकारें जहां चल रही है, जहां पर एनडीए की सरकारें चल रही हैं, बीजेपी अलायंस में है, उन राज्यों को तरजीह देने की कोशिश इस कैबिनेट में की जा रही है, कैबिनेट के एक्सटेंशन में की जा रही है। ये बीजेपी की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। जिस तरीके से अभिलाष जी जिक्र कर रहे थे, उसी की कड़ी में यदि छत्तीसगढ़ के संदर्भ को जोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ नेशनल पॉलिटिकल फ्रेम में हमेशा से एक निग्लेक्टेड स्टेट के तौर पर देखा जाता रहा है। कभी भी राज्य को उस स्तर पर प्रतिनिधित्व सेंट्रल पॉलिटिक्स में नहीं दिया गया जिसकी उम्मीद राज्य के नेता इस वक्त कर रहे थे। जरूर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक उदाहरण था कि रमेश बैस, दिलीप सिंह जुदेव और डॉक्टर रमन सिंह जैसे 3 बड़े कद के नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और कैबिनेट राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। लेकिन 2014 के बाद से सिनेरियो बदल गया है। कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी ज्यादा करने लगी है। बीजेपी उन राज्यों पर ज्यादा जोर देने लगी है जहां बीजेपी का वजूद नहीं था, तो ऐसे में उन राज्यों के नेताओं को बड़े ओहदे पर लाना बीजेपी की प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल हो गया। तो ये वो तमाम समीकरण है जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वापस आए तो छत्तीसगढ़ पीछे रह जाता है और उन राज्यों को, नेताओं को बीजेपी ज्यादा प्रमोट करती है। जी, संदीप जी का रुख करूंगी। संदीप जी, अब अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ये तस्वीर साफ है, लेकिन वो बड़ी जिम्मेदारी, वो पद कौन सा हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद के हिसाब से? देखिए, वैसे तो सिंधिया ने यूपीए गवर्नमेंट में भी बहुत सारे अहम विभाग हासिल कर रखे थे, उनके पास में थे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो इसीलिए मोदी गवर्नमेंट में भी ये देखा जाना है अभी कि उनको विभाग कौन सा मिलता है। ये सब ये तय होगा कि जो डिपार्टमेंट उन्हें मिलेगा, यही इसी से संकेत मिलेंगे कि बीजेपी में उनको कितना वजनदार नेता के तौर पर देखा जा रहा है। जितना अच्छा डिपार्टमेंट होगा उतना वजन उनको या महत्व इनके तौर पर देखा जाएगा।
सिंधिया का जो बैकग्राउंड, हम एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें तो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस रिलेटेड उनका बैकग्राउंड है, और फॉरेन में जो उन्होंने पढ़ाई की है वो इसी से संबंधित है। और जब भी देश में, संसद में, लोकसभा में ये बजट को लेकर कोई बात होती है, फाइनेंस रिलेटेड कुछ चर्चाएं होती हैं, तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होते हैं। और जो भी देश के वित्त मंत्री रहे उनसे नज़दीकियाँ उनकी हमेशा बनी रही है, चाहे वो उनकी पार्टी के हों या फिर उनकी पार्टी के नहीं हो, दूसरी पार्टी के भी हों, तो हमेशा नज़दीकियाँ उन्होंने वित्त संबंधी मंत्रालयों में बनाकर रखी हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ऐसा ही कोई डिपार्टमेंट देंगे, और तजुर्बेकार हैं, इससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनके तजुर्बे का जो आप एक एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं, तो ये शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए मिल सकता है। अब ये देखना है कि वो वजन सिंधिया को उनके पोर्टफोलियो के जरिए मिलेगा नहीं। और जया, जिस तरह से खबरें ब्रेक हो रही हैं, नई नई खबरें आ रही हैं कि इस्तीफों का दौर चल पड़ा है, नए बहुत सारे मंत्रियों के इस्तीफे हो गए हैं, और अब हर्षवर्धन का भी इस्तीफा हो चुका है, तो इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संभावनाएं बनने लगी हैं। कई समर्थकों की, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे राकेश सिंह हो या वीरेंद्र खटीक हो, सिंधिया समर्थकों के बाद में इनके समर्थकों की भी उम्मीदें बनने लगी हैं कि पद खाली होते जा रहे हैं, तो शायद वो जो 40 से ज़्यादा नए मंत्री शपथ लेंगे उनमें इनका नंबर भी आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ की भी उम्मीदें शायद पूरी हो सकती हैं, तो इसीलिए लगातार उम्मीदें बनती भी जा रही हैं। लगातार हमारे रिपोर्टर भी इस वक्त काफी एक्टिव हैं ग्राउंड पर, और उनकी तरफ से जो जानकारी है कि इंदौर में इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय हैं, जबलपुर में राकेश सिंह इस वक्त हैं। अभिलाष जी का मैं रुख करूंगी। अभिलाष जी, अगर कैलाश विजयवर्गीय के प्रोफाइल को हम देखें, उनके कद को देखें, तो एक बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद उन्हें खुद भी होगी, लेकिन इस वक्त उनके नाम पर कोई चर्चा बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, बिल्कुल मैं जया बताऊंगा, लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और हम उसका जल्दी रुख करेंगे। सागर सांसद राज बहादुर सिंह की तबीयत से जुड़ी हुई ये खबर है। मुझे लगता है 1-2 मिनट में हम इसको पुख्ता कर लें और उसके बाद ये खबर आप तक पहुंचाते हैं। और रहा सवाल आपके कैलाश विजयवर्गीय के सवाल को लेकर, तो बहुत देखिए, पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय जी को पूरी तरह से झोंक दिया गया। वो कहा जाता था, एक वक्त था कि उन्हें कहा जाने लगा था कि सियासत के चाणक्य हैं, बहुत अच्छे मैनेजर हैं, तमाम चीज़ें थी, लेकिन पश्चिम बंगाल ने आमूल चूल परिवर्तन कहीं ना कहीं उनकी पूरी छवि में ला दिया। अब उनके लिए ये तय था कि उन्हें अवार्ड किया जाएगा मंत्रिमंडल से अगर पश्चिम बंगाल में कुछ अच्छा होता है। हालांकि सत्ता से तो दूर रहे, लेकिन देखिए सीटें आई हैं, फाइट बहुत अच्छी दी है। तो ऐसे में सवाल ये है कि कैलाश विजयवर्गीय का क्या फिलहाल कोई उनके लिए जगह बनती नजर आ रही है? ये जगह फिलहाल अभी नहीं अगर बन रही है तो ये चिंता का विषय कैलाश विजयवर्गीय के लिए भी है, क्योंकि वो जिस कद के थे, जिस पद के थे, वहां लग रहा था कि ये जरूर वहां पर चीजें होंगी। इस वक्त हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश जी आ गए हैं। सुकेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से एक के बाद एक बड़े विकेट गिर रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से, हम देख रहे हैं कि प्रताप सारंगी चले गए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी इस्तीफा दे दिया, ये क्या सर पूरे घर के बदल डालेंगे उस फील्ड पर आप आ गए हैं क्या? आमूल चूल परिवर्तन है। देखिए, ये एक तरीके से डिसरप्शन है। प्रधानमंत्री चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से मंत्रिमंडल में फेरबदल है वो साफ तौर पर दिखाता है कि एक आमूल चूल पूरे ढांचे में परिवर्तन की कोशिश है। और हर्षवर्धन की खबर इसलिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पिछले कुछ समय में लगातार इस बात को लेकर आलोचना हो रही थी कि कोविड की सेकेंड वेव जो थी उसको हम संभाल नहीं पाए। प्रधानमंत्री को ये लगता है, प्रधानमंत्री कार्यालय को ये लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने ताकीद की थी कि आप अपनी तैयारी बनाकर रखें। पहला वेव तो चलिए ऐसा था कि ये यहाँ का कोई वायरस नहीं था जो इंडिया को ही उसने परेशान किया। ये चीन से आया हुआ एक वायरस था और पहले वेव में हम अगर नाकाम हो गए तो उसकी एक वजह बनती थी। सेकेंड वेव में प्रधानमंत्री के हिसाब से उन्होंने ताकीद अपनी तरफ से की थी, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सारे इंतजाम किए गए थे और उसके बाद नाकाम रहे हर्षवर्धन। तो ये ठीक रहा, ये विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिलेगा। अभी देखिए आने वाला जो सत्र है उसमें इस बात को लेकर प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की जाएगी कि प्रधानमंत्री ने सब कुछ अपने हाथ में रखा था लेकिन ठीकरा फोड़ना चाहते हैं किसी एक व्यक्ति पे, हर्षवर्धन पे ठीकरा फोड़ा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसकी परवाह नहीं की है कि उनके बारे में क्या कहा जाएगा। एक फॉल गाई होता है, हर्षवर्धन को एक फॉल गाई की तरह देखा जा रहा है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं 2-4-5 नामों की पुष्टि अभी नहीं है, इसलिए नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में कई ऐसे और बड़े नाम हैं जो संगठन में लिए जाएंगे। ये कई बड़े नाम हो सकते हैं, तो आप इसको एक छोटा मोटा फेरबदल नहीं मानेंगे, नहीं मानकर चलिए। 6 बजे आपको पता चल जाएगा कि कई बड़े विकेट और भी गिरे हैं। और सिर्फ इतना ही, यहीं पे ये बात रुकने वाली नहीं है। डिलीवरी सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, प्रधानमंत्री को लगता है कि उनका जो एक उन्होंने बेनिफिशियरी का एक
डेटा बैंक तैयार किया है कि जो उनकी योजनाओं से लाभान्वित हैं उन तक डिलीवरी पहुंची कि नहीं, डिलीवरी सिस्टम मजबूत है कि नहीं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को भी रिजिक किया जाएगा। उसमें कई बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेगा जब मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा। उसके साथ एक ब्यूरोक्रेटिक फेरबदल भी आप देखेंगे बड़े बड़े लेवल पे। ये दरअसल प्रधानमंत्री एक तरीके से आप कहें कि वो एक नई छवि के साथ, ये मोदी 3O कह सकते हैं आप, वैसे ये 2O है लेकिन इसको 3O कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से फेरबदल कर रहे हैं आप मानकर चलिए कि 2024 में ये इसी मंत्रिमंडल के साथ चुनाव में जाएंगे। और उनके दिमाग में दो चीज़ें हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को कैसे हिलाकर आप ठीक करते हैं और दूसरा पॉलिटिकल सेटअप को। जिस तरीके से 2022 में कई स्टेट्स में चुनाव हैं, 2022, 23, 24 ये चुनावी साल है। प्रधानमंत्री को मालूम है कि वो जिस तरीके से 2022 में जाएंगे, बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, वहां उनकी सरकार फिर से आनी है, तो किस तरीके से हर रीजन को प्रतिनिधित्व मिले, हर जाति को प्रतिनिधित्व मिले। 2022 उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 10 मंत्री हैं, प्रधानमंत्री को लेकर 10 मंत्री अभी उत्तर प्रदेश से हैं, वहां से संख्या बढ़ाई जा रही है। आप देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत दिन से डिमांड थी, उनके बल पे एक सरकार बनी है तो उनको एक युवा चेहरे के तौर पे भी लाया गया है। तो कई युवा चेहरे होंगे, कई जाति के ऐसे लोग होंगे जो रिप्रेजेंटेशन के तौर पे देखा जाएगा कि फला जाति को, फला क्षेत्र के लोगों को बनाया गया है। तो एक टोटल जिस तरीके से कहते हैं एक तरीके से प्रधानमंत्री ने ये डिसरप्ट किया है। हाँ, उन्होंने एक अपने सेटअप को डिसरप्ट करके एक नया सेटअप खड़ा करने की कोशिश की है, जिसकी छवि आप 6 बजे देखने को मिले। और इसके अलावा ऐसा नहीं सर, हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को प्रमोट करने की बात भी हो रही है। मतलब ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि जो डिलीवर कर रहा है उसे इनाम मिलेगा, जहां पर कमियां रह गई उसके साथ पार्टी बिल्कुल सख्ती से पेश आएगी। ये 1 महीने से ये कवायद चल रही है। 1 महीने से प्रधानमंत्री एक मिड टर्म अप्रेजल, जैसे कॉर्पोरेट क्षेत्र में होता है, प्रधानमंत्री एक मिड टर्म अप्रेजल करने में लगे थे। कई ऐसी मीटिंगों में पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा भी बैठे थे और उसमें जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के हिसाब से, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के बारे में जो एक छवि बनाई गई है कि वो सब कुछ अपने हाथ में रखते हैं, दरअसल प्रधानमंत्री मॉनिटर करते रहते हैं, ऐसा बताने की कोशिश होती है। और जब ऐसा लगता है कि उस मॉनिटरिंग में प्रधानमंत्री को कमी नजर आती है तो वो एक तरीके से अपने हाथ में चीज़ों को ले लेते हैं। जिन मंत्रियों ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिनका अप्रेजल में रिजल्ट ठीक आया है, उनको प्रमोट किया जाएगा। उसमें कई ऐसे नाम हैं, जैसे अनुराग ठाकुर को प्रमोट किया जा सकता है, हरदीप पुरी को प्रमोट किया जा सकता है। अनुराग ठाकुर किसी और मंत्रालय में जाएंगे तो अश्विनी वैष्णव एक ब्यूरोक्रेट हैं, वाजपेयी के PS थे, वो उड़ीसा से सांसद हैं, BJD से उनके अच्छे संबंध हैं, तो वो मेरी जानकारी में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पे लाया जाएगा। तो कई ऐसे नाम जिन पे प्रधानमंत्री का विश्वास है वो इंडक्ट किए जाएंगे और जिन्हें प्रधानमंत्री समझते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है उनको प्रमोट भी किया जाएगा। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से सर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को चाहने वाले, उनके समर्थक, या चूंकि एक सरकार पूरी सिर्फ उनके कारण इस वक्त है, तो उनको एक क्या हैवीवेट मंत्रालय कुछ मिल सकता है या राज्य मंत्री, आपको क्या जानकारी है उनको लेकर? नहीं, वो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, उनको एक अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री के माइंड को रीड करना, ये स्पेकुलेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार वो एक तरीके से कहें कि आपको वो चौंकाते हैं, चकमा देते हैं, सरप्राइज करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके काम का इनाम मिला है, मंत्रालय भी उनको अच्छा मिलेगा, वो कैबिनेट मंत्री होंगे, इस बात की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। जी सर, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे नाम, रामविचार नेताम, सरोज पांडे, फिर एक अरुण साहब का नाम सामने आया, लेकिन अभी तक बहुत कुछ फलीभूत होता दिख नहीं रहा। इनमें से कोई भी नाम नहीं है। रमन सिंह का भी नाम आया था कि रमन सिंह को भी एक हेवीवेट मंत्री के तौर पे यहाँ इंडक्ट किया जा सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ उनके रडार पे अभी नहीं है। मेरी जानकारी में छत्तीसगढ़ से कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिनको मंत्रिमंडल में इंडक्ट किया जा रहा है। गहलोत जो है उनका जाना, एक दलित चेहरे का चला जाना, राज्यपाल बना दिया जाना, उसके बाद ये कहा गया कि टीकमगढ़ सांसद हैं वीरेंद्र खटीक जो SC को प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें भी कॉल पहुंचा है। तो क्या ये SC से SC को रिप्लेस करा करके, क्योंकि कांग्रेस इसका माइलेज लेने की कोशिश करने लगी थी, तो कास्ट इक्वेशंस को भी सेटल इस बार कर रहे हैं। और PM मोदी जो कहते थे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, क्या अब उसको रिवाइव कर लिया उन्होंने, रिव्यू कर रहे हैं इस चीज को? देखिए,
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, दल के लिए चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको मैंने बताया कि 2022 में जो जहां सरकारें हैं बीजेपी की, वहीं चुनाव है। तो आप अपने इनकम्बेंट गवर्नमेंट पे दोबारा चुनाव लड़ेंगे, उसको आप लाने की कोशिश करेंगे। 2023 का चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहाँ चुनाव है। तो उस लिहाज से भी आपको हर क्षेत्र से लोगों को लाना होगा। लेकिन ये एक बड़ा फेरबदल है। आप 2024 के पहले अब कोई छोटा मोटा फेरबदल देख सकते हैं, लेकिन ये मानकर चलिए कि ये मंत्रिमंडल जो है प्रधानमंत्री को 2024 तक उनका साथ देगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी ओवरनाइट कोई स्पेक्टेकुलर कोई परफॉर्मेंस किसी का देख ले, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ समय देते हैं अपने मंत्रियों को कि आप परफॉर्म करके दिखाएं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो ये एक बड़ा फेरबदल अभी ही आपको देखने को सामने मिला है। 2024 के पहले कोई ऐसा और फेरबदल होगा, इसकी गुंजाइश कम है। और एक अंतिम सवाल सर, ठीक है, नए लोगों को मौका मिलेगा, पुराने एक्सपीरियंस लोगों को हो सकता है संगठन में जो परिपक्व हैं उनको वहाँ पर मौका मिल जाए। लेकिन क्या जैसे मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि राकेश सिंह का नाम था जबलपुर सांसद, वो आज जबलपुर में मौजूद हैं, सीएम का कार्यक्रम है, लेकिन वो नदारद हैं, दिल्ली उनको नहीं बुलाया गया है। ऐसे ही हम देखें कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा चेहरा थे, पश्चिम बंगाल में खुद को झोंक दिया, उनका नाम कहीं अभी तक दौड़ में नहीं आ रहा है। तो क्या संतोष को लेकर कोई इन दोनों में से कोई मंत्री नहीं बन रहा? देखिए, आप ये मानकर चलें कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ जो चाय पे बुलाए गए थे वो लोग हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री से आज मिले हैं। इसके अलावा नहीं है। राकेश सिंह मेरी जानकारी में वो मंत्री नहीं बन रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय उनको माफ कीजिएगा, बंगाल की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। बंगाल में इस तरीके का सक्सेस, इस तरीके की सफलता नहीं मिली है, तो कोई उनको अवार्ड किया जाएगा ऐसी जानकारी नहीं है। मतलब मंत्री तो वो नहीं। ये जो असंतोष हो, क्या कोई लगता है असंतोष हो गया, या पार्टी मोदी के आगे सब चीजें हो जाएंगी मैनेज? थोड़ा देखिए, ये इसको मैं नियो बीजेपी कहता हूँ। ये पुरानी वाली बीजेपी नहीं है, ये नियो बीजेपी है। इसमें इस तरीके के असंतोष के लिए जगह नहीं है कि आपने हमें मंत्री नहीं बनाया। जिनको मंत्रिमंडल से निकाला भी जाएगा, वो या तो इंडक्ट कर लिए जाएंगे अपने अपने स्टेट्स में कहीं, वो पार्टी के लिए काम करेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे। उन्हें किसी तरह की शिकायत पब्लिकली करने की मनाही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और तो आपने देखा कि किस तरह से जो दिल्ली और केंद्र का जो पूरा पर्सपेक्टिव था, उसे हमारा एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश रंजन जी ने समझाया गया। जी अभिलाष जी, दिल्ली का मैं रुख करूंगी। इस वक्त कुंदन सिंह मौजूद हैं वहां पर। कुंदन, अब जानकारी मिल रही है कि रतन लाल कटारिया का इस्तीफा हो चुका है, प्रताप सारंगी का भी इस्तीफा हो चुका है। क्या जानकारी आपके पास? एक लंबी लिस्ट है जिन लोगों का इस्तीफा हुआ है। इसमें अगर बड़े हैवीवेट की बात करें तो आप जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन का नाम ले सकते हैं, आप एचआरडी मिनिस्टर निशंक का नाम ले सकते हैं, आप सदानंद गौड़ा का नाम ले सकते हैं, आप प्रताप सारंगी का नाम ले सकते हैं, आप संजय धोत्रे का नाम ले सकते हैं, आप रतनलाल कटारिया का नाम ले सकते हैं, आप संतोष गंगवार का नाम ले सकते हैं। यानी बड़े स्केल पे, बड़े तौर पे ये पूरा रिसफलिंग किया गया। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बड़ी खबर ये है कि नरेंद्र सिंह तोमर के पास जो 3 बड़े मंत्रालय थे, जिसमें एग्रीकल्चर है, पंचायती राज है और रूरल डेवलपमेंट है, उसमें करीब करीब कृषि का जाना तय है। और हो सकता है कि ग्रामीण एक किसी विभाग के वो कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे। जहां तक ये सवाल उठाया जा रहा था कि मध्य प्रदेश से कोई बड़े चेहरे के तौर पे आएंगे, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम बहुत साफ है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक हेवी वेट का मंत्रालय दिया जा सकता है। हो सकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकता है वो IT का हो, संचार का हो, एविएशन का हो, या फिर मिड सेगमेंट के जो मंत्रालय होते हैं। 4 बड़े मंत्रालयों को अगर हम छोड़ दें, जिसमें विदेश, गृह, रक्षा और इस तरह के ये गृह मंत्रालय जैसे विदेश मंत्रालय होते हैं, लेकिन नीचे के मंत्रालय में आप देखें, रोड हो गया, रेल हो गया, IT हो गया, टेलीकॉम हो गया, संचार हो गया, इस तरह के बड़े मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। यानी मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बड़ा देखने को मिलेगा। जहां तक पूरे देश का सवाल है, उन राज्यों को विशेष ध्यान दिया गया जहां पे चुनाव होने वाले हैं। मसलन आप गुजरात से बड़े चेहरे देखेंगे, आप पुरुषोत्तम रूपाला का एक नाम आ रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला MOS हैं और हो सकता है उनको कैबिनेट में रिशफल किया जाए और एक बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाए। मनसुख मंडाविया जो कि कैबिनेट नहीं है, उनको कैबिनेट में रिशफल किया जा सकता, लेकिन उनके पास एक इम्पॉर्टेंट मंत्रालय है, शिपिंग और एक तरह से आप जहाज रानी मंत्रालय जिसको कहते हैं। तो कुल मिलाकर उन राज्यों का विशेष ख्याल जहां पे चुनाव होने हैं, या उन नेताओं का विशेष ख्याल जिसका अपने जातीय या जो क्षेत्रीय समीकरण है उसमें फिट बैठता है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कई नाम सरप्राइज
नाम आ सकते हैं जिनके लिए आपको शाम 6 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्योंकि गेस करना बहुत मुश्किल है, पल पल ये तस्वीरें बदल रही हैं। शाम 6 बजे का हम सबको इंतजार करना होगा। संदीप भमरकर जी हमारे साथ लगातार भोपाल से बने हुए हैं। संदीप जी देखिए, ये तो तस्वीर साफ है कि इस बार एक्सपेरिमेंट का ये बड़ा तड़का 2024 के लिए है और समीक्षा खुद पीएम मोदी ने की है। तो ऐसे में जो बड़े मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, जाहिर तौर पर किसी को भी फेवर नहीं किया गया है। अगर आपने गलती की है, आप सीधे बाहर। जी बिल्कुल, लगभग वैसा ही माहौल है, वही मामला है। और यहाँ पर ये भी देखना होगा, जैसे कुंदन अभी दिल्ली से बता रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर के डिपार्टमेंट्स में कमी लाई जा सकती है क्योंकि उनके पास में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास में इसलिए है क्योंकि जिन कैबिनेट मंत्रियों का देहांत हो गया इस दौरान में, उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स नरेंद्र सिंह तोमर के पास में आ गया क्योंकि वो तजुर्बेकार है, अनुभवी है और महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स निभा रहे हैं। किसी भी विभाग को संभालना उनकी कार्यशैली रही है, वो इतने तजुर्बेकार हैं, तो उनका विभाग उनके कम होंगे ये तो तय है। लेकिन ये देखा जाएगा। ठीक है संदीप जी, रोकूंगी आपको, दिल्ली का रुख करूंगी। कुंदन लगातार बने हुए हैं। कुंदन, क्या शेड्यूल के 12 मंत्री बन सकते हैं? क्या इस तरीके की कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं एक पूरा आंकड़ा आपसे साझा करना चाहूंगा और आंकड़े में आपको मैं बताऊं कि इस कैबिनेट में 12 मिनिस्टर एससी कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को होंगे, 8 मंत्री शेड्यूल ट्राइब्स के हैं और ओबीसी के 27 जो मंत्री हैं वो ओबीसी यानी जो पिछड़ा वर्ग कहते हैं वो उससे आ रहे हैं और 8 माइनॉरिटी कम्युनिटी से है। हालांकि माइनॉरिटी कम्युनिटी में आप सिख को भी ले सकते हैं, आप क्रिश्चियंस को भी ले सकते हैं, आप जैन को भी ले सकते हैं, इस तरह के जो धर्म, और 11 फीमेल है। तो मुझे बताओ कि आप पूरे मंत्रालय के अगर शेप को देखेंगे तो जो भी इस देश में जातीय समीकरण है और जो जनसंख्या का अनुपात है उसके मुताबिक एक तरह से ये बनाने की कोशिश की गई है। और आप देखेंगे कि कई नई चेहरे हैं। आप अनुराग ठाकुर को देखिए, ये लगभग तय है कि उनको कैबिनेट मंत्री के तौर पे देखा जाएगा। पहली बार मंत्री बने थे, फाइनेंस का चार्ज संभाला था और हर बड़े निर्णयों में आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमण के बगल में बैठकर वो एक तरह से न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बल्कि उनके नीतियों को किस तरीके से आगे बढ़ाते थे। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य एक इम्पोर्टेंट मंत्रालय है और इसमें भी एक नए चेहरे के तौर पे दिया जाएगा क्योंकि 100 साल की सबसे बड़ी त्रासदी आपको रोकूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर है, मोदी कैबिनेट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कैबिनेट में 12 एससी और 8 एसटी वर्ग के मंत्री होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 27 ओबीसी और 5 अल्पसंख्यक, सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं। ये लिस्ट कुंदन सिंह ने भी शेयर की है हमारे साथ और इस वक्त मोदी कैबिनेट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभिलाष जी का रुख करूंगी। अभिलाष जी, एक्सपेरिमेंट के साथ साथ युवा चेहरों के साथ साथ सियासी समीकरण, जातीय समीकरण भी यहां पर। बिल्कुल, और देखिए कुंदन ने ये जो लिस्ट दी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो लिस्ट है ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि अब पीएम मोदी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को अपनी कैबिनेट में लागू कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्य कह लीजिए, सौभाग्य कह लीजिए या सियासत की मजबूरी कह लीजिए कि मध्य प्रदेश में जब टिकट बढ़ता है तो वो जाति के आधार पर बढ़ता है। मध्य प्रदेश में पंच सरपंच से लेकर के जब कैबिनेट की कुर्सी तय होती है कैबिनेट मंत्री की, तो उसमें भी कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि हमारा ये सोशल सिस्टम ही कुछ ऐसा है और कोई इससे निकलने की लाख बातें करे। अब आप देखिए फॉर्मूला जो दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दिल्ली से कुंदन ने हमें दी है और वो बता रहे हैं कि 12 मिनिस्टर जो हैं वो शेड्यूल कास्ट से होंगे, 8 मिनिस्टर शेड्यूल ट्राइब्स से होंगे, 27 मिनिस्टर जो है वो पिछड़ा वर्ग के यानी ओबीसी के होंगे और 5 माइनॉरिटी से, और इसके अलावा 11 महिलाओं को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये जो फॉर्मूला है ये समझाता है कि कैसे कास्ट इक्वेशन, सोशल सिनारियो और सोशियो पॉलिटिक चीजें जो है उसको इंपॉर्टेंस देते हुए पीएम मोदी ने एक बहुत बैलेंस शीट बनाने की कोशिश की है यहाँ पर। और कुंदन, मुझे याद आ रहा है, अगर आप कुंदन सुन पा रहे हैं मुझे, तो ये एक तरह से हम देख रहे हैं कि ये पूरा सेटलमेंट हमें पूर्ववर्ती कांग्रेस यूपीए सरकारों के मंत्रिमंडल की तौर तरीके को याद दिलाता है। नहीं, बिल्कुल याद दिलाता और ये तय करता है कि इस देश में राजनीति करनी है और खासकर
बीजेपी का प्रभाव जिन इलाकों में है, देश के उत्तर भारत के अगर राज्यों की बात करें, पश्चिमी इलाके की बात करें, मध्य भारत की बात करें, तो कास्ट रियलिटी है और कास्ट रियलिटी में जो ओबीसी है, एससी एसटी है, वो सुपरसीड करता है जनरल कैटेगरी को। ये भी बातें तय करती है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव आप देखिए कि मौर्य से लेकर कैसे डिप्टी सीएम बनाए गए, और अभी मौजूदा जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले या देश के दूसरे हिस्सों की भी बात कर ले, तो जितने जिनके नंबर्स हैं उनने उनकी सत्ता में भागीदारी है, ये भी बातें तय कर रही है। और एक तरह से जो आरोप लगता था कि केंद्र की सरकार दलित विरोधी है, केंद्र की सरकार जो एससी एसटी विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, वो भी एक तरह बिल्कुल से कुंदन, उस तमाम छाप को समीकरण छुड़ाने की साधे कोशिश जा रहे हैं, की जा लेकिन रही है। 6 बजे का तो कुल हम मिलाकर सबको इंतजार बहुत ही करना होगा रणनीति जब तो- मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर तस्वीरें साफ हो पाएंगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। पल पल की अपडेट के साथ आपको हर खबर पहुंचाते रहेंगे।